Assalamualaikum. This is your computer science instructor Akib Ilyas. Let's begin with the chapter number 1 of class 11, that is basics of information technology. अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो बुनियादी मालूमात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। लेकिन कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये वो दो टर्म्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर यूजुअली यूज की जा रही होती हैं, लेकिन किसके साथ? विद टेली कम्युनिकेशन के साथ। अब अगर टेली कम्युनिकेशन को मैं इजीली करके समझाना चाहूँ तो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ समझाने के लिए, नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक पूरा एक सिस्टम होता है, एक सिनेरियो होता है। अगर इसको भी मैं इजीली समझा सकूं तो ये होता है कि हमारा डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू एन अदर, या फिर इसको मैं बताना चाहूँ, इसको मैं सिंपल करके लिखना चाहूँ तो सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये नेटवर्क के ज़मरे में आता है और नेटवर्क टेली कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो अगर इसको मैं सम अप करना चाहूँ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आईटी की जो टर्म है या आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो भी पूरा सिनेरियो है, हमारा पूरा एक सिस्टम है, पूरे एक नेटवर्क्स कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं, वो तमाम एक जगह पर या एक जगह से रिलाय होते हुए एक नेटवर्क के अंदर सारा उस डोमेन को काम किया जा सके, जिसके अंदर हार्डवेयर यानी कि राउटर, हब, स्विच, एम्पलीफायर, सर्वर्स, ये तमाम चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और इसके साथ साथ जो है सॉफ्टवेयर यानी कि उनको चलाने के लिए कोई वर्चुअल एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा एक नेटवर्क की डेफिनेशन है और ये एक आईटी का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि आईटी क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। अब हम इसके बाद चलते हैं, हमारे पास जो अगली हेडिंग है दैट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो है वो एक लैटिन ज़बान का वर्ड है। कंप्यूटर एक लातिन ज़बान का वर्ड है, लातीनी ज़बान का, जिसमें उसे कहा जाता था कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का जो मतलब है, जो इसका मतलब है वो है टू कंप्यूट, टू काउंट या फिर टू थिंक। अगर हम कंप्यूट की बात करें तो यहाँ पर बात जाहिर हो रही है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशंस क्या होती हैं? यानी कि पुराने ज़माने में जहाँ मसला हुआ करता था, हमारे इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को, इतने बड़े बड़े अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर कंप्यूटर की यूज़ किया गया। लेकिन कंप्यूटर आजकल की अगर हम दौर की बात करें तो कंप्यूटर आजकल कैलकुलेशंस की जगह पर बाकी पर्पसेस के लिए बहुत सारा काम आने लग गया। तो जो उसकी बुनियादी मतलब है, जो बुनियादी मकसद है इसका, वो है टू कंप्यूट या फिर कैलकुलेशन करना। अब कंप्यूटर तो समझते हैं, अब कंप्यूटर साइंस क्या है? साइंस क्या होती है? अगर मैं साइंस आपको बताता चलूँ तो साइंस इज़ अ नॉलेज। जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो तमाम साइंस की ब्रांचेस हैं। साइंस इज़ अ नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर के मुतल्लिक की जो भी स्टडीज़ हैं, जो भी उसकी नॉलेज है, उसको गैदर करना, वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। ठीक। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले बात की, सिस्टम होता है एक पूरा एक सिनेरियो या एक पूरा एक ऐसा बॉक्स या एक पूरा एक ऐसा जगह या एक ऐसा जो कह सकते हैं आप सिस्टम, कि जिसकी मदद से पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का सारी चीज़ें चल रही हों। जैसे कि मैंने आईटी की बात की कि भाई आईटी डिपार्टमेंट ये करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में लिंक्ड रखता है और उसमें जो भी खराबी होती है उसको देखता है। इसके अंदर खासकर एक नेटवर्क इंजीनियर होता है जिसका काम होता है इन टोपोलॉजीज़, जो कि कॉन्सेप्ट से अलग, टोपोलॉजीज़ के अंदर भी जो कनेक्टिविटी है उनको चेक कर रहा होता है या उनको डील करता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम क्या है? यानी कि ऐसा बॉक्स, ऐसा चीज़ जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकें या जिसकी वजह से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सके। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारा सीपीयू इज़ अ सिस्टम, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त होगी। हमारा मोबाइल इज़ अ सिस्टम, या हमारा जो एक पूरा एक रूम होता है जिसके अंदर हमारे सारी चीज़ें सेटअप होती हैं। अगर मैं एक स्टडी जोन की बात करूँ तो हमारे पास एक टेबल, कुर्सी और ये तमाम चीज़ें सेटअप की होती हैं, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा सिस्टम है। ठीक। लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट कि भाई कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। नंबर वन, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? एनी फिजिकल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि
मिसाल के तौर पर, अगर मैं मिसाल के तौर पर बात करूं कंप्यूटर के मुतालिक, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे कंप्यूटर के लिए रैम चाहिए, एसएसडी चाहिए, एचडीडी चाहिए, ग्राफिक कार्ड चाहिए, या व्हाट्सएवर, मुझे कोई भी ऐसा पार्ट चाहिए जिसको मैं छू सकूं, जिसको मैं खुद लगा सकूं, या जिसको मैं देख सकूं। ठीक है, देखना तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी आता है, तो वो पार्ट जो है वो चीज कहलाएगी मेरा हार्डवेयर। ठीक है, एनी फिजिकल पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब दूसरी तरफ चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर नॉन फिजिकल पार्ट होता है, या इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि वर्चुअल पार्ट। यानी कि इसको अगर मैं सिंपल समझाना चाहूँ तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। वो एप्लीकेशन जो हमारे काम को आसान करे, ये यूज़र एप्लीकेशन भी हो सकती है, सिस्टम एप्लीकेशन भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी। अगर हम सिस्टम एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर विंडोज़ आ जाती है, और यूज़र एप्लीकेशन यूटिलिटी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे रोज़मर्रा की यूज़ में काम आ रही होती हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्चुअल पार्ट एंड फिजिकल पार्ट। अब समझ लेते हैं डेटा। देखिए भाई, डेटा जो होता है ना, पहले मैं इसको समझाने से पहले एक चीज़ बताते चलूं कि कंप्यूटर हमारा तीन चीज़ों पर काम करता है। नंबर वन, इनपुट, कि हम उसको इनपुट देते हैं किसी भी डिवाइस की मदद से, वो आगे आएंगी। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अब वो प्रोसेसिंग कहाँ करता है, प्रोसेसिंग करने के लिए उसको ब्रेन चाहिए। जाहिर सी बात है, वो वहां पर ब्रेन चाहिए, और ब्रेन इसका क्या होता है, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या होता है, उसकी चिप। कौन सी चिप, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को हम कहते हैं चिप, या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसकी बहुत सी वैरायटीज है। कंप्यूटर ने इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया। मेमोरी भी इसका यूनिट है, लेकिन अब फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हुए डायरेक्टली चलते हैं आउटपुट के ऊपर। यानी कि इनपुट लेकर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने हमें आउटपुट दे दिया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनपुट आप उसको किस तरीके से देते हैं, बहुत सारे मेथड से दे सकते हैं, लेकिन दिया क्या जाता है उसको, या कैरेक्टर दिए जाते हैं, या कोई भी नंबर्स दिए जाते हैं। तो इन एडिशन या इन सम अप, ये तमाम चीजें देना क्या कहलाएगा, डेटा। यानी कि मैं उसको इनपुट क्या दे रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ। डेटा अब मैं अपनी मर्जी से, डेटा क्या हो सकता है, मेरी फाइल हो सकती है, मैं अगर कुछ नोटपैड पे टाइपिंग कर रहा हूँ तो मेरी टाइपिंग हो सकती है, मेरे नंबर्स हो सकते हैं, मेरा कोई भी अकाउंट हो सकता है, ये तमाम चीज़ें मेरे डेटा के अंदर आती हैं। तो मैं क्या देता हूँ कि उसको डेटा इनपुट देता हूँ, वो प्रोसेस करता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और फिर वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है। तो यहाँ से यही बात है, थर्ड जो पार्ट है इसका डेटा है। यानी कि आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, वो आगे उसको प्रोसीड करता है। अब प्रोसीजर क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों का एक पूरा एक प्रोसीजर है कि आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे जब तक कि आपके तमाम चैप्टर्स आप अपने बिहाफ पे कवर नहीं कर लेते, जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे कि हमारी सारी तैयारी हो गई है या नहीं हुई है, जब तक आप सारे सॉरी चैप्टर्स की प्रिपरेशन नहीं कर लेते, जब तक कि आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि आई एम एलिजिबल या आई एम डन फॉर द फाइनल एग्जाम। तो फिर इस वजह से ही हमारे हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। इसी वजह से, इसी तरीके से कंप्यूटर का भी एक प्रोसीजर होता है। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग करने का पैटर्न होता है ना, यहाँ पे एक प्रोसीजर्स होते हैं कि उसने किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हुए किस वक्त उसकी प्रोसीजरिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पीपल। पीपल क्या है, हमारे पास यूज़र, यानी कि उसको चलाने वाला। अब यूजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कंप्यूटर जो है वो तीन प्रिंसिपल से प्रोसीड करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है उसकी, और उसको आउटपुट शो करवाता है। ठीक है, तो अब पहले इनपुट डिवाइसेस के अंदर, इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर दो तरह की हैं। जय पहली है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, और नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर जो पहली चीज मेंशन है, दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड हमारे पास एक बोर्ड है, यानी कि एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को लिख के बता सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। उसके अंदर कैरेक्टर कीज होती हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं कैरेक्टर की, यानी कि ABC कैरेक्टर्स जो भी हैं उसके अंदर, सही है। और इस तरीके से उसके अंदर न्यूमेरिक कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीज से मुराद है नंबर्स 1 till 9, 0 till 9, जीरो भी इसके अंदर होता है। अच्छा, इसके बाद उसके अंदर फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज
फंक्शन कीज F1 till F12, और उसके अलावा उसके अंदर स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। स्पेशल पर्पस कीज क्या होती हैं? जैसे कि इंटर, स्पेस, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो और इस तरह की, और जो उस सिस्टम के अंदर, जो हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ स्पेशल काम के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है कीबोर्ड के अंदर मौजूद है, यानी कि वो डिवाइस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को लिख कर बता सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो कहलाएगी कीबोर्ड, और वो आएगी कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस के अंदर, जिसकी बेसिक टाइप है इनपुट डिवाइस, जिसके ज़रिए से हम इनपुट कर सकते हैं। अब टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल हमारे पास होता क्या है कि टर्मिनल इज जस्ट लाइक CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को समझा और बता सकें। हमारे पास 3 तरीके के टर्मिनल हैं। नंबर 1 डम टर्मिनल। डम टर्मिनल जो क्या करता था, जो पहले यूज़ होता था, जैसे कि अगर मैं बता सकूं, हमारे पास जो पहले टाइम के मॉनिटर्स थे, जिसके अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती थी, और सॉरी बड़ा सा बैक पे एक वो क्या कह सकते हैं, इसकी बॉडी थी और आगे उसकी LCD थी। तो उसके अंदर जो है वो टाइप जो है वो टर्मिनल डम टर्मिनल के अंदर आती है। अगर मैं डम को उर्दू में समझा सकूं, तो डम का मतलब होता है कि सिर्फ ना बोलना, यानी गूंगा। ठीक है, डम का मतलब क्या हो सकता है? गूंगा। तो अब इसमें होता ऐसा है कि ये इनपुट लेता है, रिट्रीव करता है, यानी इनपुट के बाद जो उसकी डेटा होता है उसको रिट्रीव करता है और आगे प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, और उस पर अब मेमोरी नहीं थी। फिर उसके बाद आते हैं इसकी जो दूसरी टाइप है, दैट इज स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल क्या करता था? अब थोड़ी सी स्मार्टेज आ गई, इसने इनपुट लिया, प्रोसेसिंग करने की इसके पास पावर आ गई, यानी कि वो इसको ऐसे प्रोसेस करता था कि थोड़े टाइम के लिए अपने पास डेटा को स्टोर करता था और उसके बाद उसको शो करवाता था। फिर उसके बाद जो तीसरी हमारे पास टर्मिनल की टाइप है, दैट इज इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब इंटेलिजेंट टर्मिनल के अंदर क्या हुआ कि भाई हमारे पास अब इसके अंदर सारी चीज़ें आने लगी, यानी कि इनपुट कंप्लीट हो गया, प्रोसेसिंग के अंदर तमाम वो चीज़ें जो इसको चाहिए, जो ज़रूरी हैं, यानी कि आपकी रैम वगैरह, रोम, सारी चीज़ें, और प्रोसेसिंग के बाद इसने फिर क्या किया, हमें आउटपुट शो करवाना शुरू कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये टर्मिनल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, यानी कि ये भी हमारे पास कंप्यूटर को सिर्फ इनपुट देने के लिए काम आते थे, जिसकी वजह से हम इसको कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर, क्योंकि इनके साथ कीबोर्ड अटैच होता था, ठीक है, तो इस वजह से इनको कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया। अब हम बात करते हैं अगली नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस, जिसके अंदर सबसे पहले आती है स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनर होता क्या है? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करने वाली जो डिवाइस होगी उसे हम स्कैनिंग डिवाइस कहेंगे। अब स्कैनिंग डिवाइस हमारे पास बहुत सारे तरीकों की है, जैसे कि बारकोड स्कैनर। ठीक, किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड होता है, इस तरह की लाइनों वाला, इसको हम कहते हैं बार कोड स्कैनर। किसी प्रोडक्ट के ऊपर या कहीं पर अगर हम कोई पोस्टर लगाएं, तो उसमें नंबर देने की जगह हम एक छोटा सा एक ब्लैक एंड वाइट किस्म का एक बॉक्स बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं QR कोड स्कैनर। QR कोड उसे हम कहते हैं, वो स्कैनर हो सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है OMR शीट्स जो आपकी होती हैं, जिस पर हम डॉट सर्कल्स के अंदर कलर फिल करके, ब्लैक कलर फिल करके जो हम मशीन को देते हैं कि वो स्कैन करे, उसे हम OMR स्कैनर कहते हैं। इस तरीके के ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, यानी कि ये भी इसी कैटेगरी के, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन भी OMR शीट के अंदर आती है। यानी कि हर वो डिवाइस जो हमारे प्रोडक्ट को स्कैन कर सके, नॉट इवन प्रोडक्ट, ये हमारे पास पेज भी हो सकता है। जैसे हम पेज को स्कैन करते हैं, बाज़ औक़ात हमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे चाहिए होते हैं जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करते हैं, ठीक है, स्कैनर की मदद से। तो वो तमाम टाइप के स्कैनर्स जो हैं स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर आएंगे। ये चूँकि हमारे सिर्फ कोई इसमें कमांड से मुराद है, कोई इसमें कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से इसको नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस के अंदर रखा गया। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आती है वॉइस इनपुट डिवाइसेस। वॉइस के ज़रिए से हम इनपुट दे सकें, जैसे कि सबसे बड़ी डिवाइस माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इस वक्त जो अटैच्ड है, यहाँ पर भी वॉइस के ज़रिए से इनपुट जा रहा है। और हमारे पास जो भी इस तरह की कैटेगरी जो वॉइस को कैच कर सके, वॉइस के ज़रिए से हम उसको इनपुट दे सकें, वो वॉइस जो है इनपुट डिवाइसेस के अंदर आएगी। नंबर थर्ड वन, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस से मुराद ये है आपके
इस पूरे सरफेस, जैसे मिसाल के तौर पर इस पूरे सरफेस में किसी एक जगह पर पॉइंट करना, ये पॉइंट कर देना कहलाएगा। किसकी मदद से पॉइंट होगा, उस डिवाइस को हम कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है माउस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, या फिर और जो प्ले स्टेशन की जो डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए से हम पॉइंट करते हैं, उसको हम जो है पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। अब अगर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम से जाहिर है, पहले तो सेंट्रल समझ लेते हैं। सेंट्रल से मुराद है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर, यानी कि मरकज। सेंट्रल प्रोसेसिंग, मरकज से जो प्रोसेसिंग होगी उसको अगर हम दे, जैसे हम एक यूनिट, एक मशीन होती है उसको हम एक यूनिट का नाम देते हैं, उस यूनिट की यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है कि ऐसा यूनिट जिसकी प्रोसेसिंग किसी सेंट्रल पॉइंट से हो, उसे हम कहते हैं एक सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम। अब मैं बताते चलूँ तो इसको कहते हैं हम शॉर्ट में सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है? देखिए, आपके पास एक होती है चिप। ठीक है, इस चिप के ऊपर छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स के ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। लेकिन इस चिप को हम जो कहते हैं वो कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी कि माइंड ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। अब माइक्रो प्रोसेसर को हम शॉर्ट में प्रोसेसर भी कह सकते हैं। अब ये प्रोसेसर अगर मैं बात करूं इंटेल कंपनी की, तो ये हो सकते हैं i3, i5, i7, i9। ठीक है, बाज़-औक़ात होता क्या है कि बाज़-औक़ात ऐसा हम बोल जाते हैं कि सीपीयू एक पूरी वो जो बॉक्स होता है उसका वो होता है, लेकिन वो नहीं होता। सीपीयू इज जस्ट लाइक अ स्मॉल चिप which is integrated on the motherboard या inbuilt on the motherboard, जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है और जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब जब बात ब्रेन की आई तो ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स को ऐड किया गया। नंबर वन, या दो पार्ट्स इसके अंदर मेजरली मेन कैटेगरीज, इस तरह मैं लिख देता हूं कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या है इसकी? दो हैं। नंबर वन, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि नाम से जाहिर है, नाम बता रहा है कि इसकी ऐसी लॉजिक या यूनिट का वो हिस्सा जहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस या परसेंटेज की जो कैलकुलेशंस की जाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस परसेंटेज की जो कैलकुलेशन की जाएं, ऐसी पार्ट को, ऐसे दिमाग के ऐसे हिस्से को हम कहेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा इसका जो पार्ट है दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट आपके जो डेटा होता है, आपका डेटा, यानी कि अगर इसको मैं शॉर्ट में अगर इसको मैं दूसरा नाम दूं तो दैट इज इनपुट। आपका जो इनपुट है उसको लेकर जाता है कंट्रोल यूनिट की बात हो रही है, उसको लेकर जाता है उसके डिवाइस के ऊपर। ठीक है, सॉरी, उसके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। जब लेकर जाता है तो दिमाग के अंदर कुछ मेमोरी भी तो होती है, उस मेमोरी को हम कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम दूसरा नाम ये दे सकते हैं, या हम यूं पहचानते हैं इसको, रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होती है कि आपके डेटा को कितने फास्टली आपके सिस्टम तक पहुंचाना है, या आपको, जैसे मिसाल के तौर पर हम तो अक्सर मोबाइल ख़रीदते हुए या कोई भी सिस्टम ख़रीदते हुए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसकी रैम ज़्यादा हो। क्यों रैम ज़्यादा हो? जब रैम ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी, जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारा काम भी फास्ट होगा। इसी वजह से कि हमारे इनपुट को, जो हमने इनपुट दिया वो क्या, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की बात करूँ कि कंट्रोल यूनिट इस तरीके से इसको परफॉर्म करता है। ठीक है, इनपुट गया इसके पास, लेकिन जो इसके पास जाने का तरीकेकार है ना, जो इसको भेजता है आगे, उनको हम कहते हैं बसेस। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, बस।
ठीक है। बस के जरिए से डेटा कहाँ ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल यूनिट के ऊपर, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अंदर गया। सीपीयू के अंदर जो हमारे पास मेन मेमोरी है, रैम है, वो इसको प्रोसेस करेगी और आपके सिस्टम को बताएगी कि इस वक्त ये काम करता है। फिर इसके साथ जो है हमारा यही डेटा ट्रांसफर होते हुए, बस के जरिए से ट्रांसफर होते हुए हमारे पास आउटपुट के अंदर शो होगा। ये मैंने बड़ी सिंपलेस्ट सी एक डायग्राम बनाई है, इसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग भी हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को सम अप करने के लिए एक छोटा सा फिगर बता दिया है कि अब जो बस होती है ना हमारे पास, बस ये भी 3 तरीके की है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। यहाँ पर ये 3 तरीके की बसेस यूज की जाती हैं जो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है वो होती कैसे। यानी कि कंप्यूटर एक डिजिटल सर्किट है, यानी कि डिजिटल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको सिर्फ समझ आती है क्या, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 समझ आती है। अगर मैं 0 का मतलब आसानी में समझाऊं तो इसका मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक, कंप्यूटर को सिर्फ ये 2 बातें समझ आती हैं, या तो उसकी बिट ऑफ है या तो उसकी बिट ऑन है। तो बिट क्या होती है कि बिट दरअसल 0 या 1 जो डिजिट्स होते हैं इसको हम कहते हैं बिट। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिट। बिट दरअसल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है ये एक इंफॉर्मेशन है, 0 या 1 कंप्यूटर को समझाने के लिए भी एक इंफॉर्मेशन आगे जा रही है। ये इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। बिट को हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 0 या 1 से। बिट या तो 0 हो सकती है एक वक्त में, या तो 1 हो सकती है। अच्छा जी, अब अगर एक बिट, सॉरी, अगर हम बिट से ऊपर की यूनिट की बात करें तो एक बाइट, इसके ऊपर बिट के बाद आता है बाइट, तो एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ठीक है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है बाइट के बाद किलोबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट। 1000 बाइट यूजुअली क्यों होता है 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है, लेकिन हम इसको सम अप करके एग्रीगेट करके 1000 पढ़ते हैं। यानी कि 1000 हम याद कर लेते हैं कि भाई किलो का मतलब 1000 है, तो उस तरीके से 1000। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किलो बाइट के बाद कहाँ जाता है ये डेटा, मेगाबाइट के अंदर। एक मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर है 1024 किलो बाइट के। फिर वही बात जिसको हम समझ रहे होते हैं कि भाई ये 1000 किलोबाइट के बराबर है, जबकि ये ओरिजिनली होता है 1024 किलोबाइट। अब आगे हमारे पास 1 MB के बाद आता है जीबी, तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, जिसको यूजुअली हम यही समझ रहे होते हैं 1000 MB के बराबर है। अब जीबी के बाद आती है बारी टेराबाइट की। टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1024 GB के बराबर होता है, जिसको हम यही समझ रहे होते हैं कि 1000 GB के बराबर है। ठीक है, तो फिर एक दफा दोहराता चलूं कि बिट जो है हमारे पास कहलाती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसको हम 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। अगर मैं बात करूं कि हम 8 बिट्स को मिला दें तो ये बनता है 1 बाइट। ठीक है, इससे बड़ी यूनिट। फिर 1 किलोबाइट कितने के बराबर है, 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं कि हमें ये तो समझ आ गया हमारा जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, उसको सिर्फ 2 बातें समझ आती हैं, या तो 0 या तो 1।
फिर उसको बाकी समझाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं जिसके अंदर जिसकी मेजर हेडिंग है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के अंदर आपके पास कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं इसके बाद कि अब जब हमारे पास ये नंबर्स तो बना दिए गए, लेकिन अब इतने नंबर्स को याद कौन रखेगा? यानी कि अब 0 और 1 को याद रखना तो एक मुश्किल सी कहानी है। तो इसकी वजह से जैसे हमारे पास हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि आपके पास ये स्टैंडर्ड है। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर होता है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये वो कांस्टेंट्स हैं जो हम जहां भी चले जाएं सेम वैल्यू हम इनको कंसिडर करके अपना क्वेश्चन, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसी वजह से, इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी एक स्कीम आई जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोडेड स्कीम। ठीक है, बाइनरी से मुराद आपका 0 और 1, कोडेड से मुराद यहाँ पर उसको एक जगह पर एक चीज में सम अप कर देना, कोड कर देना, और स्कीम के भाई उसका पैटर्न है ये। ठीक, बाइनरी कोडेड स्कीम। अब बाइनरी कोडेड स्कीम के अंदर हमारे पास जो पहली स्कीम या जो दो स्कीम्स हैं उसको हम कहते हैं, एक आस्की, ठीक है, ASCII। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर मैंने ए कंप्यूटर से टाइप किया, सही है। अब जब मैंने ए टाइप किया, सही, कंप्यूटर को तो क्या समझ आता है, सिर्फ 0 और 1। तो ये कैसे आगे रिप्रेजेंट होके जाएगा, कैसे आगे कंप्यूटर के सीपीयू तक जाके उसको समझाएगा? कुछ यूं होगा, 101,0,0,0,1। यानी कि टोटल कितनी बिट्स से रिप्रेजेंट होता है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक बाइट है। ठीक है, 8 बिट्स का एक बाइट होता है। तो जो कैपिटल ए कंप्यूटर के पास जब जाएगा, हम इनपुट करेंगे तो उसको कैसे प्रोसेस करेगा? कुछ इस नंबरों से प्रोसेस करेगा जिसके अंदर बिट्स कितनी होंगी? 8 बिट्स होंगी, और 8 बिट्स को हम कह सकते हैं कि ये एक बाइट वैल्यू के बराबर है। ठीक है, दूसरी स्कीम हमारे पास जो है वो है AEBCDIC। ठीक, जिसको हम जानते हैं या जिसका नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसको हम इस तरीके से जानते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसमें ए कैसे रिप्रेजेंट होके जाएगा? मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी ए अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि ए हमारे पास जा रहा है कंप्यूटर में, तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? 11,0,0,0,0,1। इसके अंदर भी सेम हमारे पास 8 बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 8 बिट्स का जब डेटा या 8 बिट्स जब कन्वर्ट होंगे, या 8 बिट्स को हम जो मानते हैं या जो हमें पता है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये क्या होता है? एक बाइट होता है। ठीक, तो यहां तक था आपका ये पूरा एक सीपीयू का पूरा एक प्रोसीजर कि वो किस तरीके से डेटा को प्रोसीड करता है। बाइनरी का मतलब 0 और 1 के हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर्स यही होते हैं। बाय मतलब 2, 0 और 1। इसके आगे इनके और भी डेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरीके की स्कीम्स है जिनका वो एब्रिवेशन याद हो आपको, और जिनकी एक मैंने छोटी सी कन्वर्जन बता दी कि ये कन्वर्जन होती है। सिर्फ दोनों में फर्क क्या है कि स्टैंडर्ड्स का फर्क है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? कंप्यूटर का वो डेटा जब हमने उसको इनपुट दिया, उसने प्रोसेस किया और आउटपुट दिया।
किन किन डिवाइसेस के ज़रिए से दे सकता है, इसके अलावा भी हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरी है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी से क्या मुराद होती है, यानी कि वो वो टाइप या वो चीज़ जो हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो हमारे पास हाथ में मौजूद नहीं है। यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन ही है, उनका कंट्रास्ट ही है कि जैसे हमारे पास एक पीडीएफ होता है, जब मोबाइल में होता है तो हम उसको कहते हैं ये सॉफ्ट कॉपी है। जैसे ही हम उसका प्रिंट करवा लेते हैं तो हम उसको कहते हैं हार्ड कॉपी है। ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर जो पहली टाइप है, जो पहला नाम है, वो है मॉनिटर्स का। मॉनिटर्स आप सबको पता है होता क्या है, डिस्प्ले, यानी कि स्क्रीन शो करवाना। अब स्क्रीन शो कैसे होती है, मॉनिटर्स को अगर हम समझें तो आपके पास जो मॉनिटर्स हैं वो दो तरीके के मेंशन्ड है। एक है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CRT, ठीक है। और दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब कैथोड रे ट्यूब होता क्या है, कैथोड रे ट्यूब दरअसल हमारे पास जो पुराने टाइम के मॉनिटर्स थे, जिनकी बॉडी बैक साइड से कुछ इस तरीके से बाहर होती थी, और जिस एरिया से बाहर थी वहां पर इनकी एक लेज़र टाइप की एक छोटी सी लाइट, लेज़र लाइट लगी होती थी, जिसकी मदद से वो स्क्रीन पर जाकर वो डिस्प्ले होता था। अब डिस्प्ले किस मदद से होता था, किस वजह से होता था, तो वहां पर यूज किए जाते थे कलर्स। कलर्स कौन कौन से, जिसको हम कहते हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ये वो बेसिक कलर्स है, ये वो प्राइमरी कलर्स थे जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर यूज किए जाते रहे थे, या फिर अभी LED और LCD के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू की मदद से हमारे पास जो है ये मेंशन किया जाता था। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, नंबर 1 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम जानते हैं LCD के नाम से, ठीक। और इसके अलावा नंबर 2 लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम जानते हैं LED के नाम से, ठीक। ये वो डिस्प्लेज हैं जो हमारे पास इन मॉनिटर्स से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी सॉफ्ट कॉपी के अंदर आती है, दैट इज वॉइस आउटपुट डिवाइसेस। वॉइस आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास एक हेडसेट होता है, हेडसेट में हम दो काम कर सकते हैं, एक इनपुट भी दे सकते हैं, एक आउटपुट भी ले सकते हैं, ठीक। सेम उसी तरीके से, यानी कि वो डिवाइसेस जो हमें वॉइस को सुनाए, हमारे वॉइस सुनाए हमें, तो उसको हम कहते हैं वॉइस आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके बाद जो तीसरी है वो है साउंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके अंदर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्पीकर्स आते हैं, कि वो स्पीकर्स की मदद से जो हम साउंड को सुन सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जो पहली चीज़ है दैट इज प्रिंटर। अब प्रिंटर हमारे पास जो होते हैं वो यूजुअली दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की नाम से जाहिर है, यानी कि ऐसा प्रिंटर जो इम्पैक्ट डालता है। अब इम्पैक्ट कैसे डालता है, मिसाल के तौर पर इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर आते हैं देसी व्हील प्रिंटर, और दूसरा है लाइन प्रिंटर। देसी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर हमारे पास, यानी कि, और तीसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये वो प्रिंटर्स हैं जो क्या करते हैं कि हमारे
जब पेपर उस पर से गुजरता था तो जो उनका इंक का रिबन था वो बार बार पेपर से टच होकर नॉइस प्रोड्यूस किया करता था, जिसकी वजह से इसको कहा गया कि ये इसका इम्पैक्ट छोड़ता है। इसी वजह से इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर इनको कैटेगराइज किया गया। ये आजकल के दौर में यूज़ किया जाता है अक्सर औकात टाइपराइटर्स के पास। वो टाइपराइटर्स जो स्टैम्प पेपर को विथ हैंड यानी कि विथ टाइप राइटिंग मशीन के थ्रू लिखते हैं, उनके पास क्या होता है कि जब जो की वो प्रेस करेंगे उस की का जो लिड है वो उठकर उस पर पेपर पे यूं जाके ठक 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 करके अपने जो जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको जाके इस तरीके से, जैसे हम स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप लगाने के बाद वो चीज़ वहाँ छप जाती है, सेम इसी तरीके से वो इस तरीके से नॉइस प्रोड्यूस करते हैं और वो कैटेगरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आती है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर वो प्रिंटर्स जो नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स और इस तरीके से बाकी कलर प्रिंटर्स, यानी कि इनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्राइमरी कलर्स को यूज़ करके जो कलर प्रिंटर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स को यूज़ करके कलर प्रिंट भी निकाला जाता है और ब्लैक एंड वाइट भी निकाला जाता है, ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ किया जाता है। अब दूसरी जो उसकी टाइप है डैट इज़ प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर जैसे मिसाल के तौर पर हम प्रिंटर से क्या काम करते हैं कि प्रिंटर से हमारा जो पीडीएफ या वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल जो भी डॉक्यूमेंट हो, हम उसको प्रिंट करते हैं। जो प्रिंट होता है हमारे छोटे साइज़ के पेपर के ऊपर, वो पेपर A4, A3, लेटर पैड या फिर लीगल साइज़ जो भी हमारा पेज का फॉर्मेट है, जो नॉर्मल पेज का फॉर्मेट है उस पर प्रिंट होता है। लेकिन प्लॉटर भाई हमारे पास बड़े-बड़े प्रिंट पे तो निकाले जाते हैं, जैसे कि पिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स ये प्रिंट्स भी तो निकाले जाते हैं। तो इन प्रिंट्स के लिए कौन-सा ऐसा बड़ा प्रिंटर यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लॉटर, जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल से मुराद है जैसे अगर कोई ऐसी बड़ी शॉप है, बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर बड़े पैनाफ्लेक्सिस प्रिंट किए जाते हैं, बड़े साइन बोर्ड्स प्रिंट किए जाते हैं, तो वहाँ पर प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज हार्डवेयर। स्टोरेज हार्डवेयर, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट, यानी कि फिजिकल पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक। और इसके बाद स्टोरेज, ऐसा फिजिकल पार्ट जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकें, वक्त आने पर उससे डेटा रिट्रीव कर सकें, उससे फेच कर सकें यानी बुला सकें, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली टाइप है हमारे पास वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ये एक छोटी सी डिस्क टाइप की होती है, एक छोटा सा डिवाइस है जो आई गेस प्लास्टिक की बनी होती है और जिसके अंदर हमारे पास ये कैपेसिटी होती थी कि हम उसको डेटा को रख सकें और उससे डेटा को मंगवा सकें, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है डैट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे पास होती क्या है या किस तरीके की होती है? तो हार्ड डिस्क को हम जिस नाम से पहचानते हैं उसे हम कहते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। हार्ड डिस्क ड्राइव। और दूसरी हमारे पास जिसको हम जानते हैं हार्ड डिस्क से अच्छी या बेहतर, उसको हम कहते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक। अब हमारे पास ये दो किस्म हैं जो बहुत ही एफिशिएंट काम करती थी, ठीक। ये दो जो डिवाइसेस थी या जो बहुत एफिशिएंटली काम करती थी, जो हमारे काम को बहुत फास्टली प्रोसीड कर देती थी। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर होता ये था कि हार्ड डिस्क जो उसके अंदर की बनावट है वो कुछ इस तरीके से थी कि उसकी जो ऊपर की लिड है वो उस पर यानी कि जो उसकी डिस्क कैसेट जिसे हम कह सकते हैं, जो कैसेट उसकी घूमती थी वो उसके ऊपर जब चिपकी हुई जब कोई चीज़ किसी के ऊपर चलती रहेगी तो वो ज़ाहिर सी बात है नॉइस प्रोड्यूस करेगी। नॉइस प्रोड्यूस करने की वजह से उसकी ख़राबी भी हो सकता है ज़्यादा, जो कि वो मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर बनी है, वो डिजिटल डेटा को तो प्रोसीड करती नहीं है, वो मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर बनी है, ये यानी मैकेनिकली उसको बनाया गया है, डिस्क उसके ऊपर घूमती है तो उसकी बहुत सारी ख़राबियाँ आती हैं जिसकी वजह से उसकी नॉइस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। फिर इसके मुतबादिल इसके चेंज में आया SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक बिल्कुल चिप टाइप की हो गई है, अब बिल्कुल छोटे साइज की भी हो गई है, M2 इतने साइज की, जिस दिखने में कुछ रैम की तरह लगती है लेकिन रैम से विड्थ में थोड़ी सी कम है। तो अब जो है हमारे पास SSD का यूज़ किया जाता है, इसमें कोई नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें छोटे छोटे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जैसे कि हमारे पास SD कार्ड भी एक स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज हार्डवेयर है। SD कार्ड हो गया, USB हो गया, ये तमाम हमारे पास स्टोरेज हार्डवेयर हैं।
तो अब होता ये है कि हमारे पास छोटे छोटे, जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड स्टैंड फॉर मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर टेराबाइट्स जितना हमारे पास डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसी तरीके से एसएसडीज को भी छोटे छोटे कार्ड्स की मदद से बनाया गया, जिसके अंदर टेराबाइट्स का डेटा स्टोर किया जा सकता है, दोनों के अंदर स्टोर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मैकेनिकल सिस्टम से बनी है, ये डिजिटल सिस्टम से बनी है। इसके बाद थर्ड वन इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? बाज़-औक़ात अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो पहले रेडियो हुआ करते थे, वो रेडियो के अंदर एक कैसेट लगा करती थी, एक छोटी सी कैसेट थी जिसके अंदर जो है, उस कैसेट के अंदर ब्लैक कलर की एक राउंड टेप हुआ करती थी, जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक टेप। वो ब्लैक राउंड टेप जैसी ही घूमती थी, वो उसको रीड आउट करता है और फिर वो आपको डेटा रिट्रीव करके दे रहा होता है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया वर्चुअल पार्ट, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरीके के हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाने में मदद दे। जैसे कि अब सिस्टम, मैंने बताया कि आपके पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को चलाने में कौन सी चीज़ मदद देगी? यानी कि विंडोज़, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा अगला टॉपिक है, विंडोज़ उसको मदद देगी। मिसाल के तौर पर आप अपना सिस्टम खरीद लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपके पास विंडोज़ ही इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। तो वो विंडोज़ ही वो पार्ट है जो आपके सिस्टम को चला रही होती है, और वो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में है। तो इसी वजह से हम उसे नाम देते हैं कि वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ के अलावा हमारे पास और भी होते हैं लिनक्स, ठीक है, एक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये यूज़ किए जा रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है? ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर यूज़र जो जिन एप्लीकेशंस को बनाए या जिनको यूज करे अपने पर्पस के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए, उसे हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर यही दो ब्रांचेस थी। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यानी कि वो सिस्टम जो किसी चीज को ऑपरेट करे, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर किसको ऑपरेट करने की बात हो रही है? आपके उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने की बात हो रही है। आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट किसकी मदद से होगा? आपकी विंडोज की मदद से होगा। और विंडोज किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज आपके पास एक्सपी से भी पहले की शुरू हुई, लेकिन यहाँ मैं एक्सपी मेंशन कर रहा हूँ। और आज जो चल रही है विच इज 11, जो मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं। तो यही वो विंडोज है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने में मदद करती है, जिसको हम कहते हैं कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज होता है, दैट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास काम परफॉर्म करता है, और लिनक्स इस्तेमाल करने वालों को या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वालों का जो सिस्टम होता है, वो डेडिकेटेड सिस्टम होता है। यानी कि वो अब जो है लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज कर सकता है, डेडिकेट कर दिया जाता है, या फिर स्पेशल पर्पस सिस्टम होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाया जाता है, जिसके अंदर लिनक्स यूज हो। क्यों किया जाता है इसको, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि लिनक्स बाज़-औक़ात साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एथिकल हैकिंग, हैकर, क्रैकर और ये तमाम चीज़ें, डार्क वेब, जो यूजुअली ज़्यादा लिनक्स जो कि मुकम्मल होती है, बेस्ड होती है CLI के ऊपर, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। आप इस पर कमांड्स के ज़रिए से बात करते हैं, जबकि इसके अंदर होता है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI होता है जो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपको ग्राफिक्स सामने नज़र आती हैं। जैसे कि आपने फाइल ओपन करनी है, तो आप पहले माउस से क्लिक करेंगे, फिर फाइल पे जाएंगे, फिर वहाँ से अपने फाइल ढूंढेंगे, वहाँ से फाइल ओपन करेंगे, ये तमाम आपको काम नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है, आप खुद कमांड लिख लिख के बताते हैं कि अब फलां फोल्डर में जाओ, अब फलां फोल्डर में जाओ, और इसके अंदर फोल्डर को डायरेक्टरी का नाम दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 समझता है, उसको समझाने के लिए ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। 0 1 भी तो एक जबान है ना, इसी वजह से यहाँ कहा गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाना। हम जो बात कर रहे हैं, या हम जो कंप्यूटर को लिख के बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया पीछे ASCII और ABCDIC के अंदर कि कैसे A कन्वर्ट हुआ,
बाइनरी के अंदर, तो इसी तरीके से हमारे पास ये कन्वर्शन होती है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, या जो परफॉर्म होती है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से। ठीक है, अब कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करते हैं? कंपाइलर दरअसल हमारे पास दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक, कंपाइलर क्या करता है कि हम जितनी भी बात करते हैं, ये मिसाल के तौर पर हमने जितनी भी बात की, ये इन तमाम बात को कन्वर्ट करके आगे कंप्यूटर को समझाएगा। ठीक है, ये तमाम बात को कन्वर्ट करके आगे कंप्यूटर को समझाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो हर एक एक लाइन बाय लाइन चलता है। ये लाइन समझाएगा पहले, फिर ये लाइन, फिर ये, इस तरीके से सारी लाइनें वो जाके एक अपने सिस्टम को समझाएगा। किसको समझाएगा? अपने सीपीयू को समझाएगा कि उस यहाँ पर ये बात आई और यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रोसीड करना है। तो इन सम अप एक थर्ड वन भी होता है हमारे पास, असेंबलर, जो कि ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर करता है। तो कंपाइलर क्या है? हमारे पास पूरी बात को समझ के एक ही दफा में आगे ट्रांसफर करता है। इंटरप्रेटर हर एक एक लाइन को कन्वर्ट करके ट्रांसफर करता है, और असेंबलर जो है ये मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, अब अगला और लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज मतलब जबान, कंप्यूटर को समझाने के लिए। प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है? प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि जब हम कोई बात अपने तरीके से कंप्यूटर को समझाते हैं, उसको हम कोड कहते हैं, उसके करने वाले को हम प्रोग्रामर कहते हैं, और जो करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपनी बात कंप्यूटर को समझा रहे हैं। इसको हम दूसरे अल्फाजों में डेवलपर भी कह सकते हैं, प्रोग्रामर, कोडर, या मुख्तलिफ नाम हम इसके दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, डेट इज 3 टाइप्स। वो 3 तरह की होती हैं, उनकी 3 टाइप्स हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं LLL। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। दूसरी है मिडल लेवल लैंग्वेज। ठीक, मिडल लेवल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं MLL। तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज, सही, जिसको हम कहते हैं HLL। ये 3 टाइप्स है लैंग्वेजेस की। अब इनमें होता क्या है? लो लेवल लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ अंडरस्टैंडेबल है, जो सिर्फ समझ आती है कंप्यूटर को। ठीक है, और मिडल लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर प्लस ह्यूमन दोनों को समझ आ सकती है। लेकिन चूंकि मिडल लेवल लैंग्वेज है तो कुछ ह्यूमन को समझ आएगी, कुछ कंप्यूटर को समझ आएगी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि ऐसी जबान जो सिर्फ इंसानों को समझ आ सकती है, कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो इनको समझाने के लिए जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, उनकी मदद से इनको समझाया जाता है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ऐसी जबान जो कंप्यूटर को सिर्फ समझ आती है, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? फास्ट हो जाएगी। उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कंप्यूटर उसको उतनी जल्दी इंप्लीमेंट करेगा। यानी कि ऐसी बात जो मुझे और आपको समझ में आ रही है, वो जबान जो मुझे और आपको, जैसे उर्दू है, समझ में आती है, तो मैं जितना स्पीड में बोलूँ आप उतनी जल्दी उसको कैच कर लेंगे, आप उतनी जल्दी उसको समझ लेंगे। लेकिन कोई और जबान बोली जाए तो उसको आपको समझ में नहीं आएगी। इसी वजह से इसी तरीके से मिडल लेवल लैंग्वेज जो है हमारे पास, वो ऐसी जबान है जो कंप्यूटर को भी थोड़ी समझ आती है, थोड़ी इंसानों को भी समझ आती है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर ह्यूमन रीडेबल भी नहीं होती है, मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर रीडेबल भी नहीं होती है। तो ये जो है इसके मुकाबले में थोड़ी सी मॉडरेट है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर इसको तो समझता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझता है, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको उसी हिसाब से उसकी स्पीड होती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, तो ये सिर्फ इंसानों को समझ आती है। कंप्यूटर को समझाने के लिए इसकी मदद दरकार होती है, कंपाइलर के, इंटरप्रेटर की। तो ये क्या होती है? इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो लो होती है। ठीक है, लो प्रोसेसिंग स्पीड, सही। बस हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग स्पीड लो होती है, बस ये याद रखिएगा कि ये फास्ट, मॉडरेट और लो होता है।
ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं जनरेशन्स की। जनरेशन्स हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप्स हैं जनरेशन्स की, 5 एग्जाम की जनरेशन है। नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को हम इन अदर टर्म्स 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 0 और 1 की जबान है जो हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सेकेंड जनरेशन के अंदर है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। मिडिल मशीन लैंग्वेज लो लेवल के अंदर आती है, असेंबली लैंग्वेज मिडिल लेवल के अंदर आती है। यानी कि वो जबान जो हमें भी समझ आती है, थोड़ी बहुत कंप्यूटर को भी समझ आती है। यानी कंप्यूटर को फिर भी अगर हम कहेंगे थोड़ा ज्यादा समझ आता है, हमें कम समझ आती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरीके की टफ है। अब उसके बाद तीसरी हम बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज इसके अंदर बनाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है कि जैसे कि आपकी जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, सी शार्प है, और इस तरीके की जो आपकी लैंग्वेजेस है जिनके अंदर आप तो मुकम्मल तौर पर अगर आप उसको रूल्स रेगुलेशन, रूल्स के मुराद है सिंटेक्स अगर आपको याद हो, उसका स्ट्रक्चर याद हो, उसको आपको करने का तरीका आता हो, तो वो आप उसको इजीली कर लेंगे और इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर बात जब वेरी की आ गई तो इसका मतलब ये हाई लेवल से थोड़ा सा स्टेप ऊपर है। अब स्टेप ऊपर से क्या मुराद है, ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों को भी बाजू का जो है थोड़ा सा मतलब हिला देती हैं। इसमें आ जाता है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे और सी शार्प या डॉट नेट, या फिर इस तरह की बड़ी लैंग्वेज जिन पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सिस्टम्स बने हुए होते हैं, जो एक अलग स्टेप होता है जिसको समझने के लिए, इसके लिए हम वेरी हाई लेवल लैंग्वेज या फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में उसको हम ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज हमारे पास वो जबान है, जैसे हम एआई के दौर में हैं, तो एआई के दौर में हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज, हम उससे कन्वर्सेशन करते हैं, हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं आज वाइब कोडिंग का टाइम है, वाइब कोडिंग से अगर मैं अपना कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो उसको मुझे पूरा एक कन्वर्ट करके दे देता है, आइदर वेबसाइट, एप्लीकेशन या फलां जो भी चीज़ मैंने उससे पूरा एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना हो, डेटाबेस बनाना हो, ईआरपी सिस्टम बनाना हो, वो मुझे बना कर दे देता है वाइब कोडिंग की मदद से। यानी कि मैं नेचुरली उससे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, नेचुरली उससे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। मैं अपनी इंग्लिश में या मेरे रोमन उर्दू में उसे कमांड देता हूँ, उसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो उसको ट्रांसफर करके मुझे किसी ना किसी प्रोडक्ट के अंदर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ जनरेशन है वो एआई की बात की जा रही है, जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज की बात की जाती है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं पर कंक्लूड होता है। उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।